नमस्कार, मैं हूं नीलू। शाम के 6 बजने वाले हैं और हम आपको दिखाएंगे दिन भर की बड़ी खबरों को 1 मिनट में समेट कर लेकर आए हैं और खबरों का ये पूरा विश्लेषण सिर्फ 1 मिनट में। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लखनऊ पहुंच चुकी है। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने इसे रिसीव किया और हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को वैक्सीनेशन सेंटर के लिए रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविशील्ड नाम की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनाया गया है और जैसे पोलियो के खिलाफ टीकाकरण किया गया था, उसी तर्ज पर कोरोना के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। राज्य के 852 केंद्रों पर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। सबसे पहले हेल्थ वर्कर को वैक्सीन दी जाएगी। देखिए, हम लोग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जिस तरह से वैश्विक महामारी कोविड के नियंत्रण हमने एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग ने बनाया था, उसी तरह इसी अभियान को भी, जैसे आपका पोलियो ड्रॉप होता है या जैसे आप इलेक्शन में पूरा एक व्यवस्था बनाते हैं, उसी तरह हमारा ये टीकाकरण का अभियान भी 16 तारीख को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने 3 बार ड्राई रन भी कर दिया है। अभी तो ये शुरुआत हो रहा है। ये तो 1,60,000 जो आया है, ये खाली लखनऊ मंडल के लिए आया है। उसके बाद सभी हमारे बाकी 17 मंडल में भी हमारा सप्लाई आज और कल के अंदर आ जाएगा या परसों तक आ जाएगा। 16 जनवरी से देश प्रदेश में शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। आज राजधानी लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंची कोरोना वैक्सीन को कड़ी सुरक्षा के बीच ऐशबाग स्थित कोविड-19 के भंडारण केंद्र पर पहुंचाया गया। इन 21 कोल्ड चेन पॉइंट से जो हमारे इंसुलेटेड वैक्सीन वैन के माध्यम से जो है वो वैक्सीन जाएगी, वहाँ से 61 स्थानों पर जो है वो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इन 21 कोल्ड चेन पॉइंट से मेन सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन स्टोर है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अलग से बनाया गया है। यहाँ से हम 21 जगहों पर वैक्सीन को भेजेंगे। तो आज कोविड वैक्सीन की पहली खेप यूपी पहुंच चुकी है। अभी लखनऊ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या, झांसी, मेरठ और कानपुर के स्टेट सेंटर पर वैक्सीन को रखा जाएगा। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। केंद्र सरकार और किसानों के बीच कृषि कानून पर लगातार वार्ताओं के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अगले आदेश तक तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है। किसान सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगभग 1.5 महीने से दिल्ली के चारों ओर धरने पर बैठे हैं। अब तक सरकार और किसानों के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला और 15 जनवरी को भी किसानों और सरकार के बीच बातचीत प्रस्तावित है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा दी है। साथ ही अदालत ने 4 विशेषज्ञों की कमेटी का गठन भी कर दिया है। ये कमेटी किसानों से बातचीत करेगी और इस कमेटी की रिपोर्ट पर ही सुप्रीम कोर्ट आगे अपना फैसला सुनाएगी। किसानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसानों की जीत बताया है। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है। किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है, लेकिन किसान नेता इस फैसले से खुश नहीं है। उनका कहना है कि उनकी मुख्य मांग कृषि कानून को वापस लेने की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उनका आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और किसान घर नहीं लौटेंगे। वहीं दूसरे किसान नेताओं और किसानों ने भी कहा है कि ये एक और तरीका है सरकार का जिससे आंदोलन खत्म हो। उनका कहना है कि कानून खत्म करना संसद का काम है। सरकार अपना काम कर रही है और किसान अपना काम कर रहे हैं। वहीं महिला किसानों ने भी कहा है कि वो अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए आंदोलन पर अडिग हैं। सरकार को कानून वापस लेने ही होंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो कानून वापसी तक घर वापस नहीं लौटेंगे। देखो, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ट्रिपल कैप पे बंदूक का पहरा है। हाँ, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आंदोलन हमारा खत्म नहीं है। हम आंदोलन अपना करते रहेंगे। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस से तो वापस ही लेने पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी पहुंचे, जहां से जौनपुर गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। असदुद्दीन ओवैसी के आजमगढ़ दौरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से उनका रिश्ता तब से है जब वो राजनीति में भी नहीं थे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा समाजवादियों का साथ दिया है। समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने किसानों के आंदोलन पर कहा कि अगर किसान MSP मांग रहे हैं तो ये बीजेपी की जिम्मेदारी है कि सरकार उनकी मांग पूरी करे, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। अखिलेश यादव ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर सबसे बड़ा संकल्प
संकल्प ये होगा कि जो भी सरकार बने वो लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम करे। उन्होंने बीजेपी सरकार पर खूब निशाना साधा। आजमगढ़ की जनता समाजवादी परिवार है और हमारा आज का रिश्ता आजमगढ़ से नहीं है। जब मैं राजनीति में नहीं था तब से आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से रहा है। नेताजी से लेकर के और समाजवादियों के साथ आजमगढ़ की जनता। अगर एमएसपी किसान मांग रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि वो एमएसपी दें जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। AIMIM के मुखिया सुदीन ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर हैं। उनके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी है। ओवैसी के साथ राजभर वाराणसी के बाउदपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें, पिछले महीने भी ओवैसी एक दिन के दौरे पर लखनऊ आए थे, जहाँ पर उन्होंने राजभर के साथ गठबंधन की घोषणा की और वो यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने की तैयारियों को धार देने में जुट गए हैं। बिहार में चुनावी सफलता के बाद ओवैसी लगातार यूपी में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। वाराणसी में एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारी में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के दौरान 28 बार उनके यूपी दौरे को अनुमति ही नहीं दी गई। अब उन्हें यूपी में आने का मौका मिला है तो एक बार फिर से वो यूपी आए हैं। कोशिश करने आए हैं, राजभर साहब के साथ हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तैयारी है, ये आना जरूरी है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उन्होंने 12 मरतबा हमको आने नहीं दिया, 28 मरतबा हमारा परमिशन कैंसिल क्या नहीं दिया, तो हमको मौका मिला, बाहर हैं। कोरोना के खतरे के बीच अब बर्ड फ्लू की दस्तक ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने यूपी की सीमा से लगे हुए राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए यूपी को कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया है। इसके तहत अब दूसरे राज्यों से पक्षियों के आयात पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ये प्रतिबंध 24 जनवरी तक लागू रहेगा और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य राज्यों में फैले बर्ड फ्लू के संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश को कंट्रोल एरिया यानी नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसके तहत 24 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में अभी बर्ड फ्लू के केसेस कम हैं, लेकिन सीमावर्ती राज्य से पक्षियों को यहाँ लाने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। देश और प्रदेश में बर्ड फ्लू से हो रही पक्षियों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में अब बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले का नाम भी शामिल हो गया है, जहां एकाएक कई कौओं और बतखों की मौत से लोग सकते में आ गए। लोगों को आशंका है कि इन पक्षियों की मौत का कारण भी बर्ड फ्लू है। अभी तक जो रिपोर्टेड हुए हैं कौओं में ही मिल रहा है और इसका स्ट्रेन H1N8 है, जो इसके पहले भी आउटब्रेक्स हुए हैं, लेकिन अभी तक वो लीथल नहीं हुआ करता था। इस बार जो आउटब्रेक्स मिल रहे हैं, चाहे केरला में रहा हो, राजस्थान में रहा हो, थोड़ा सा लीथल है और अभी कौओं में या जंगली मुर्गों में ही रिपोर्टेड हुए हैं। फिर भी एहतियातन कल हम लोग सैंपल जो पोल्ट्री फार्म है उनको लेंगे। मामला हमीरपुर जिले के सुमेरपुर थाना कस्बे के रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां सुबह पेड़ों के नीचे बगुलों के साथ कौओं के मृत शरीर पड़े दिखाई दिए थे। इन पक्षियों के शव मिलने की सूचना पर कस्बे में सनसनी फैल गई। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। कानपुर में बर्ड फ्लू के संक्रमण के मद्देनजर अंडा और मुर्गे की बिक्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंडा मुर्गा लाने ले जाने और बिक्री करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब कार्रवाई भी की जाएगी। बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने शहर में धारा 144 भी लागू कर दी। जिले के सभी थानेदारों को अंडे और मुर्गे की दुकानों की बंदी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है। देखिए, बर्ड फ्लू के संबंध में शासन के दिशा निर्देश रोकथाम के लिए प्राप्त हुए हैं और उन दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कानपुर नगर में करवाया जा रहा है और पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस तरह के जो दिशा निर्देशों का उल्लंघन यदि कहीं हो रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो दुकानें खुली पाई गई उन पे क्या कर रहे हैं? जो दुकानें खुली पाई गई हैं उन पे उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके और सख्त कार्रवाई की जाए। चोरी छिपे दुकान खोलकर मुर्गा बेचने वालों पर विशेष नजर रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। स्थानीय थानेदार खुद इसकी निगरानी करेंगे। लखनऊ के चारबाग के होटल SSJ और विराट नेशनल के अग्निकांड का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया। 19 जून 2018 को हुए इस अग्निकांड में होटल परिसर के भीतर 7 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि बेसमेंट मिलाकर 4 मंजिला होटल विराट घनी बस्ती में आखिर कैसे खड़ा हो गया, इसका जवाब अब भी प्राधिकरण के पास नहीं है। खैर, अब इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है।
राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद अब एलडीए के अधिकारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां उनकी मिलीभगत से राजधानी लखनऊ में कई जगह अवैध निर्माण हो रहे थे, वहीं मुख्यमंत्री के फटकार के बाद अब नाका हिंडोला स्थित इस होटल को ध्वस्त करने की कार्रवाई दहशत के मारे स्वयं से अब होटल मालिक के द्वारा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने होटल गिराने के आदेश दे दिए हैं। होटल गिराने की कार्रवाई आज ही होनी थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि एलडीए की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू हुई। कार्रवाई न होने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में आज नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ टीम ने थाना मुगलपुरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की। बरवालान इलाके में रामगंगा नदी किनारे अवैध रूप से कब्जा की गई सरकारी जमीनों पर आज अतिक्रमण अभियान चलाकर जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से आजाद कराया गया। में उसके किनारे जो भी सरकारी जमीनें आ रही हैं, चाहे किसी भी विभाग की हों, उस पर से अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज की जा रही है। नगर निगम के द्वारा नगर निगम की जो भी भूमि है जो इस मार्ग में आ रही है, जिसके कारण अवरोध हो रहा है इस कार्य में, नगर निगम द्वारा मात्र उन्हीं जमीनों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि जो भी है, अन्य किसी विभाग के द्वारा जो भी चिन्हित किया गया है, जो भी बताया जाएगा। पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कब्जा हटाने का काम किया था, लेकिन दोबारा भूमाफियाओं ने बल्ली लगाकर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही इस बात की खबर नगर निगम मुरादाबाद को मिली तो उन्होंने एक बार फिर से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी बदमाश ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डालने के आरोपी हैं। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायर किया और उस फायर में एक अभियुक्त है जिसके पैर में गोली लगी। जिस अभियुक्त के पैर में गोली लगी उसका नाम है वर्दी उर्फ गोपाल। इसके ऊपर तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इधर फर्रुखाबाद के चिलसरा रोड पर वारदात को अंजाम देने जा रहे बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया। हालांकि यहां भी एक सिपाही जख्मी हुआ। आरोपी बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। प्रतापगढ़ में भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के नामी बदमाश को दबोच लिया। बदमाश गुलफाम पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से बाइक और हथियार बरामद किए हैं। इधर मेरठ में भी मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए। ये सभी बदमाश दीपक हत्याकांड के आरोपी हैं। मेरठ में गौकशी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गौकशी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मुंडाली क्षेत्र में घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश दिलनवाज पुलिस की गोली से जख्मी हो गया, जबकि उसका साथी वसीम को पुलिस ने पकड़ लिया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना क्षेत्र मुंडाली में पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि 2 शातिर गोकश उस क्षेत्र में गोकशी करने के फिराक से घूम रहे हैं। इस सूचना के प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस के द्वारा घेराबंदी शुरू की गई। इसी घेराबंदी में इन 2 शातिर बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने बदमाशों के पास से बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इन बदमाशों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस काफी लंबे समय से इनको ढूंढ रही थी। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कच्ची शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जहानाबाद इलाके के 2 ठिकानों पर छापा मारा, करीब 20 क्विंटल लहन और शराब की भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने 255 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से आसपास के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। थाना पुलिस तथा आबकारी पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा दबिश देकर करीब 20 क्विंटल लहन नष्ट किया गया तथा दोनों गांवों से करीब 255 लीटर शराब बरामद कर 9 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराए गए। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और खबर 1 मिनट में यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं खबर 1 मिनट की तरफ।
मथुरा में होटल व्यापारी के साथ 2.5 लाख की लूट की घटना से हड़कंप मच गया। पीड़ित व्यापारी वीरेंद्र अग्रवाल अपनी गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी मसानी चौराहे पर कार सवार बदमाशों ने उनकी गाड़ी में टक्कर मारी और उनके साथ मारपीट की। इसी बीच बदमाशों ने कार में 2.5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। मारपीट के दौरान पीड़ित ने एक बदमाश को दबोच लिया, लेकिन मौके का फायदा उठाकर आरोपी भाग गया। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। देर रात हुई इस घटना से लोगों में दहशत है। जब 2 मोटरसाइकिल से आई, फिर एक व्यक्ति जो पैदल था वो भी आ गया। तो कितना रुपए ले गए? मैं 2,44,45,46 2,45 के करीब है मेरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया। इस टेक्नोलॉजी को खादी ग्रामोद्योग ने तैयार किया है। पेंट के कई लाभ हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि आजादी के बाद 30% लोगों का पलायन बड़े शहरों की तरफ हुआ है। मजबूरी में रोजगार की कमी के कारण ये लोग दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की तरफ आए हैं। गडकरी ने कहा कि हमारे देश के हजारों गौशालाओं में नौजवान लड़के हैं जिन्हें समृद्ध बनाना है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को मजबूत करना, वहाँ रोजगार निर्माण करना, यही हमारा मकसद है। और ये अगर वहाँ होगा तो लोग नहीं आएंगे, उल्टा यहाँ आए हुए लोग फिर से वापस जाएंगे। चलो गांव की ओर, तो गांव में टेक्नोलॉजी जाए, गांव में एजुकेशन के सेंटर्स अच्छे हो, गांव में अच्छे अस्पताल हो, गांव में फैक्ट्री खोले, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खोले और गांव सुखी समृद्ध संपन्न बने, यही मिशन लेकर हम काम कर रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना ने इस दौरान बताया कि गाय के गोबर से बने पेंट के कई लाभ हैं। ये किसी भी कंपनी के पेंट से बेहतर है। ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है, साथ ही इसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव है।